तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट, और जो आने वाला आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी इससे मिलता जुलता ही होता है, इसलिए बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए, तो आने वाले एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक है स्टूडेंट। 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दे रखा है NC5 इज इक्वल टू NC2, तो n की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास गिवन है और आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में अपलोड हैं। हमने उसमें बताया है कि NCX इज इक्वल टू NCY अगर हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ठीक है, मतलब कि ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे के इक्वल है ना बीच में, NCX इक्वल है NCY के। तो कब इक्वल होगा? जब ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल हो, C के इक्वल हो और ये X Y के इक्वल हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, तो ये है कि अगर ऊपर वाले n ये इक्वल हैं और C तो C ही रहेगा, तो ये दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर होता है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू n। जैसे यहां पे n इक्वल है, C इक्वल है, तो इन दोनों का सम n के इक्वल होगा। मतलब 5 प्लस 2 इज इक्वल टू n, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो फिर 5 और 2 की जगह कुछ और भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर याद है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि x की पावर 4 अपॉन x³ प्लस 1 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ट्रू बोल देंगे, हाँ, सत्य असत्य। तो इसमें सत्य असत्य बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट कि अगर जो फ्रैक्शन आपके पास दे रखा है, अगर ऊपर वाले की पावर नीचे वाले के बराबर या बड़ी होती है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से छोटी होती है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऊपर वाले की पावर, इसकी पावर क्या है? x की मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे 4 है ना, तो इसकी पावर 4 हो गई। इस फंक्शन की पावर क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, इसकी पावर क्या है? ये न्यूमरेटर बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर, अंश और हर। अंश की पावर क्या है? 4 है। हर, हाँ, डिनोमिनेटर की पावर क्या है? x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो वही उसकी पावर होती है। तो ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बड़ी है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और अगर छोटी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बड़ी होती है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये इम्प्रॉपर है, और यहां पे लिखा हुआ है कि इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, गलत है, तो फॉल्स लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, डिटेल में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर में बहुत डिटेल से बता रखा है। अगर बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं है इसके फ्रैक्शन के बारे में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्शियल फ्रैक्शन का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहां पे आपको क्रम से 4-5 लेक्चर मिल जाएंगे, वहां उनको देख के आप पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, हर किसी का हमने डिटेल लेक्चर बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो सारे वीडियो लेक्चर, पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, एक मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। चलो, x² प्लस 1 अपॉन 3x³ प्लस 5, ये बताओ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कमेंट में बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपके पास ये बाइनोमियल दे रखा है 4x माइनस 7y की होल पावर माइनस 1/2। अब बताना है कि इस बाइनोमियल का अगर ओपन करते हैं तो इसमें कितने टर्म निकलेंगे। जैसे
बाइनोमियल थ्योरम में हमने जब डिटेल में पढ़ाया है, वीडियो लेक्चर अपलोड है, प्लेलिस्ट बना रखी है, x प्लस ए की पावर n का जब प्रसार करते हैं ना, तो ये होता है nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस लास्ट nc n तक जाता है x की पावर n माइनस n और a की पावर n। तो ये टोटल जो टर्म होते हैं ना, वो n+1 टर्म्स होते हैं, n+1 टर्म्स होते हैं। जितनी पावर होती है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो एक ज्यादा, अगर यहाँ पे 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे, अगर यहाँ पे 10 है तो नंबर ऑफ टर्म 11 होंगे, लेकिन यहाँ पे -1/2 है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी बाइनोमियल के पावर में ये जो पावर है n की जगह पे अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, या नेगेटिव फ्रैक्शन है, या सिंपल फ्रैक्शन भी है, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। जब नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव फ्रैक्शन हो तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं, याद रखना बस, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे ऐसा होता 4x माइनस 7y की पावर 11 का एक्सपेंशन करने में नंबर ऑफ टर्म बताइए तो कितने होते हैं भैया, बताइए, आसानी से बता सकते हैं आप। 11 प्लस 1, n+1 होता है ना, तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 12 नंबर ऑफ टर्म होंगे। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर n की जगह अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो नंबर ऑफ टर्म एक और ऐड कर दो बस। लेकिन अगर नेगेटिव है तो इनफाइनाइट होंगे, बस याद रखना, ये दोनों में से कोई एक आएगा, बस सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई एक आएगा। कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। एक डिटर्मिनेंट है 4 2 1 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 मार्क्स का है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मार्क्स का है। तो कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये डिटेल में हमने डिटर्मिनेंट के लेक्चर में बता रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सीरियल से वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अब इसको देखिए, इसमें क्या है कि लेफ्ट के टॉप से लेफ्ट राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई करो और फिर बीच में माइनस का साइन लगाओ, फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई करो, बस कुछ नहीं करना। ये डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने का तरीका है। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 इंटू 1, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है तो ब्रैकेट में रखो, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव नंबर अगर होंगे तो उनको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, तो ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। माइनस फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 4 ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 इंटू 1, 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस 1 इंटू 2 2 और 4 माइनस 2 2, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा करेंगे। अब चलिए एक मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अब 3/3 का दे रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ, 1 0 1 3 माइनस 1 5 2 0 1। इस डिटर्मिनेंट को 3/3 का है, ये 2/2 का था, 2 रो थी 2 कॉलम थी, यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1920 डिग्री। साइन 1920 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी 360 से ज्यादा नंबर हो एंगल में तो हम 360 के मल्टीपल में ले जाते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर पढ़े हैं जो कि हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं सीरियल से 12 लेक्चर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ? तो देखिएगा, क्योंकि अभी हम आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे हैं, हम उस हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने डिटेल में लेक्चर पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर की ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 1920 को 360 के मल्टीपल में ले जाना होगा तो कैसे ले जाएंगे, देखिए साइन, अब 360 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 पंजे 15, हाँ 5 के मल्टीप्लाई 5 इंटू 360 डिग्री, 360 इंटू 5 करेंगे तो 1800 आता है, हाँ? और फिर और कितना ऐड करेंगे, 1920 हो जाए, 120 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा भैया, है ना। 1800 प्लस 120 1920 1920, है ना। तो ये आ गया 360 के मल्टीपल में, प्लस जो बचा वो और लिख दिया।
अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। 360 पे चेंज, देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहां 0 डिग्री होता है, यहां पे फिर 90 डिग्री हो जाता है, फिर एक और थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में हमने बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो लेक्चर में। हाँ, फिर 270 90 और ऐड कर दो, फिर 90 और ऐड कर दो तो 360 फिर यहां से वापस आ जाता है ना। तो यहां से 0 डिग्री पे इसका जब भी 360 प्लस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, इसमें दो चीजें चेक की जाती है, ठीक। एक चेंज या नो चेंज, और एक प्लस या माइनस, ठीक है। तो 0 और 360 पे नो चेंज, एनसी बोल शॉर्टकट में, हाँ, नो चेंज। 90 पे चेंज, 180 पे नो चेंज, 270 पे चेंज, फिर 360 पे नो चेंज, ठीक है। मतलब साइन का साइन ही रहेगा। 360 प्लस थीटा मतलब 360 नो चेंज, मतलब साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन प्लस का या माइनस का, क्योंकि नो चेंज है ना, तो साइन का साइन ही रहेगा और ये एंगल आ जाएगा। चेंज या नो चेंज? नो चेंज, साइन थीटा रहेगा। प्लस या माइनस, अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन या कॉट पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। सा ता का, हाँ, डिटेल एक्शन बता रखा हमने। अब 360 प्लस थीटा, 360 मतलब एक राउंड पूरा मरेगा 360 हो जाएगा, और फिर प्लस और करेंगे थोड़ा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। अगर यहां पे n भी लगा दिया जाए, 5 भी लगा दिया जाए 360 के मल्टीपल में, तब भी यही रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 360 साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो साइन 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब 120 डिग्री का भी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है भैया 0 डिग्री का और 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, ठीक है, हमें ये पता है। तो साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। 90 प्लस 30 120 होता है ना। हमें यहां पे जैसे यहां पे 360, यहां पे 90, तो ये 90 180 270 360 ही लेना होता है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, हाँ, क्या होता है बताओ? साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज, साइन का चेंज कॉस होता है तो कॉस थीटा आ जाएगा। नेगेटिव है पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, आपको याद होनी चाहिए आंसर, ठीक है। डिटेल वीडियो आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि साइन 30 का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट ये करना होता है, और ये फाइनल आपका आंसर। अगर √3/2 है तो आंसर आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। और अगर पूरा बिना सॉल्व करे आप ये भी लिख दें डायरेक्ट, तब भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? सॉल्व करके तो चलेगा, या बगल वाला बता सकता है वैसे, हाँ, लेकिन वो गलत होता है, वो चीटिंग मानी जाती है। ओके, अच्छा, होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, चलो ये देखिए आप 10 495 डिग्री का मान ज्ञात करके मुझे कमेंट में बताइए जरा क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 127। हाँ, देखो स्टूडेंट, आयोटा की पावर 127 का मान ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर बिल्कुल नहीं पता तो। आयोटा की पावर 127 का मान क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, सिंपल तरीका है इसका, एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं, और ये 2 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है। आयोटा की पावर कभी 127 होगा, कभी 125 होगा, कभी आयोटा की पावर -125 होगा, कभी आयोटा की पावर 20 होगा, कभी आयोटा की पावर -20 होगा, बस इन्हीं में से कोई एक होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर आयोटा की पावर पॉजिटिव में है, माइनस में नहीं, ध्यान रखना, तो जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो पहले। जैसे यहां पे 127 पॉजिटिव है पावर यहां पे, तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 7 बचा 4, 1 जा 4,
और 3 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। शेषफल क्या बचा, 3 बचा। तो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि आयोटा की पावर 127 का मान क्या होता है, आयोटा की पावर रिमाइंडर। तो 127 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही आयोटा की पावर 127 का मान होता है। तो आयोटा की पावर 127 का मान क्या होगा, आयोटा की पावर रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आया, रिमाइंडर आया 3 आया, तो आयोटा की पावर 3। बस जो भी रिमाइंडर आएगा वो आयोटा की पावर रख देना, वही उसका मान होगा, ठीक है। अब आयोटा की पावर 3 का मान क्या होगा, अब ये याद रखना है आपको, आयोटा की 4 वैल्यू आपको याद रखनी है, आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू और आयोटा पावर 4 की वैल्यू। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। ये याद रखना है, ये 4 वैल्यू याद रखनी भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा आंसर, बस माइनस आयोटा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके, लेकिन अगर मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, आयोटा की पावर -125 का मान ज्ञात कीजिए, तो हिंट में थोड़ा सा दे रहा हूं कि जब भी पावर में नेगेटिव नंबर होगा तो पहले उसको पॉजिटिव करना है, तब 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। एकदम से -125 को मत कर देना 4 से डिवाइड, ठीक है। पहले इसको नीचे ले जाओ, कहां ले जाओ, नीचे ले जाओ। नीचे मतलब अभी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो 1/आयोटा की पावर 125 हो जाएगा। जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं किसी चीज को, तो उसका साइन, पावर की साइन चेंज हो जाती है, अभी माइनस से पावर तो प्लस हो जाती है, ठीक है, याद रखना। तो अब नीचे आ गया, अब 1/आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, जो 125 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, और मुझे सॉल्व करके बताइए इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, कमेंट में बता दीजिए भैया। Question number 7. If n is positive or negative integer, then according to De Moivre theorems, cos theta, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे बोल रखा है कि जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा है, तो क्या दिस इक्वल टू दिस सही है, ट्रू है या फॉल्स है। ये डे मोइवरे थ्योरम है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो है ये। अब ये डे मोइवरे थ्योरम के अनुसार ये दिस इक्वल टू दिस, क्या ये सही है, ट्रू, सही है तो टी लिख दो, ट्रू लिख दो, TRUE, आंसर में कुछ नहीं करना है, ट्रू लिख देना है। अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख दो। तो स्टूडेंट ये ट्रू है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रू लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे और ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। क्या है डे मोइवरे थ्योरम, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पहला देखो 2 टर्म है, पहला टर्म फिर प्लस फिर दूसरा टर्म, पहला टर्म में cos थीटा ही होना चाहिए, डे मोइवरे थ्योरम तभी काम करेगी, पहले टर्म में cos थीटा ही होना चाहिए, दूसरा टर्म sin थीटा का ही होना चाहिए और आयोटा साइन के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। और तब जो है उसकी पावर जो भी है, उसकी पावर जो भी है वो थीटा के साथ आ जाती है, थीटा के साथ आ जाती है, मतलब n को थीटा के साथ ला सकते हैं, n थीटा n थीटा, देखो cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, लेकिन होना चाहिए पहला टर्म cos का ही, दूसरा टर्म sin का ही और आयोटा sin के साथ ही होना चाहिए, तब पावर कुछ भी है वो थीटा के साथ आ जाती है। ये डे मोइवरे थ्योरम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इक्वल टू क्या होगा, 5 थीटा के साथ आ जाएगा, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, बस आंसर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट में मुझे बताइए, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और ये भी ध्यान रखना एंगल दोनों सेम होने चाहिए, अगर यहां पाई है तो यहां भी पाई, यहां थीटा है तो यहां भी थीटा, और उसकी पावर है 1/2, तो दिस इक्वल टू क्या आ रहा है, जरा मुझे कमेंट में आंसर, फाइनल आंसर बता दीजिए भैया। हाँ ओके, और स्टूडेंट देखिए बहुत मेहनत से हम वीडियो लेक्चर बनाते हैं, तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, ठीक है, और अपने नियर एंड डियर के साथ साथ अपने दुश्मनों को भी भेज दो वीडियो लेक्चर, उनके भी भला हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी, दिस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब कि ब्रैकेट में आपको एक फंक्शन दे रखा है, बाहर डी अपॉन डी एक्स लगा रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन अंदर है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डी अपॉन डी एक्स। अगर डी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई होता तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो डी अपॉन डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बी इसमें 4 फंक्शन है, एक फंक्शन, 2 फंक्शन, सॉरी 3 फंक्शन, 1 2 3, और बीच में प्लस लगा हुआ है। तो प्लस लगा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग, अलग अलग करके आप कर सकते हैं। जैसे इसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स लिखो और ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 लिख दो, मतलब एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे डी अपॉन डी एक्स, फिर प्लस का साइन है बीच में, फिर साइन के आगे डी अपॉन डी एक्स लगा दो। मैं समझा रहा हूं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, साइन एक्स, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स लगा दो और अंदर e की पावर एक्स लिख दो, है ना, तीनों फंक्शन। अब इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। एक्स की पावर 4, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जब होती है तो कांस्टेंट आगे है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक्स की पावर 1 कम हो जाती है, 4 - 1 मतलब 3, तो एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x3, ठीक है, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, याद रखना है आपको, सॉरी cos x, थीटा नहीं, cos x है तो cos x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बस आंसर खत्म। ये आपको पता होना चाहिए, e की पावर x का e की पावर x होता है। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स, ये बताइए log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा कमेंट में बताइए भैया। और अगर a की जगह पे log x बेस e हो तब डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी बता दीजिए भैया कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 7 + 2 आयोटा। 7 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ 7 - 2 आयोटा इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएगा। 7 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पूछा जाता है तो आयोटा के सामने का साइन बदल दो और एज इट इज रखो। आयोटा के सामने साइन क्या है, आयोटा के सामने 2, 2 के आगे फिर क्या है, मतलब आयोटा के सामने साइन है प्लस का, इसको माइनस कर दो और एज इट इज लिखो, तो 7 - 2 आयोटा आंसर, बस। तो इसका कॉन्जुगेट होता है 7 - 2 आयोटा, बस सिंपल। ध्यान रखना, अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए -2 आयोटा प्लस 7, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बताओ, बताइए आप, बताइए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, मैंने कहा कि आयोटा के सामने का साइन बदल दो, बस यहां बीच का नहीं बदलना है। आयोटा के सामने यहां पे क्या है, अभी माइनस है, इसका साइन बदल दो, प्लस कर दो, तो 2 आयोटा प्लस 7, 2 आयोटा प्लस 7 इसका कॉन्जुगेट हो गया, बस ये ध्यान रखना है बस। चलिए ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, आयोटा -3 का कॉन्जुगेट बताइए, कमेंट में मुझे बताइए क्या होगा इसका कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास स्टूडेंट फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x² + 5x - 7 at x = 2। आपके पास कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 3x² + 5x - 7, ठीक है, और एट पॉइंट x = 2 पर इस कर्व का स्लोप ज्ञात करना है, सॉरी टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करना है। देखो ऐसा ना, मान लीजिए इस कर्व, ये कर्व है, ऐसा होता है ना, ये वैसे, ये डिटेल लेक्चर हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के बना रखे हैं, वहां पे जाके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए इसका ग्राफ हमने बनाया और ये ऐसे बना, ठीक है, और इस कोई पॉइंट ये ए है, इसमें एक्स की वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू, और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस टेंजेंट का स्लोप, एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है। तो उसको स्लोप निकालना हो, तो जब भी स्लोप निकालना हो तो जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन dy/dx निकालो, जब भी स्लोप निकालना हो
स्लोप को m से डिनोट करते हैं वैसे। हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो, इस पर रेखा की ढाल निकालनी हो, तो m बराबर होता है dy बटे dx एट पॉइंट x1, y1। x1 y1 पर dy बटे dx की वैल्यू निकाल लो, वही आपका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा उसमें dy बटे dx निकालना। अगर स्पर्श रेखा की ढाल पूछी जाती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाता है, तो सबसे पहले dy बटे dx निकालो। ठीक है, तो dy बटे dx निकालेंगे तो इस पूरे का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट x करेंगे, तो y का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो dy बटे dx आएगा। 3x स्क्वायर का करेंगे तो 3 द कॉन्स्टेंट 2 आगे आ जाएगा और एक x पावर कम हो जाएगी तो 2x हो जाएगा, और 2x में 3 और है तो 6x हो जाएगा। 2 आ गया, 3 दूना 6x प्लस x की पावर 1 है तो ये एक पावर आगे x का 1 होता है, डिफरेंशिएशन याद रखेंगे, 5 बचेगा केवल। माइनस 7 कांस्टेंट का 0 होता है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो dy बाई dx आ गया आपका 6x प्लस 5। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट पॉइंट, यहां पे x इक्वल टू 2 दे रखा है, x1 y1 नहीं दे रखा, केवल x इक्वल टू 2 दे रखा। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो dy बटे dx निकला है उसमें x की जगह 2 रख दो बस। तो dy बटे dx निकला है 6x, x की जगह 2 प्लस 5, 6 दूना 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। आंसर, सॉरी प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगा दीजिए, तो 7 और 5 17, 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप आ गया 17। जब भी स्लोप निकालो dy बाई dx निकालो और उसमें x और y की वैल्यू जो दे रखी है वो रख दीजिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी ये आने की संभावना है। चलो मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, कमेंट में आप बताइएगा। अगर आप सही बताते हैं इसका मतलब आप पास हो सकते हैं। ठीक है, पास हो जाएंगे। हाँ, देखिए आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और आपको पॉइंट 1,1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। फंक्शन y इक्वल टू 3x स्क्वायर दे रखा है और 1,1 पर मान लीजिए 1,1 पॉइंट है, इसमें स्पर्श रेखा की ढाल बतानी है आपको। ठीक है, कितनी आई है ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल, इफ 3y x माइनस 2 4 इज इक्वल टू 3 1 5 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पे दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, आभ्यू, हिंदी में आभ्यू बोलते इसको, और आभ्यू के भी डिटेल लेक्चर हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, वहां के जाके देख लीजिए। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, इसकी दो कंडीशन होती है। दो मैट्रिक्स इक्वल होने की दो कंडीशन होती है। नंबर 1 कंडीशन होती है ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम मतलब रो इनटू कॉलम, इस मैट्रिक्स के कितने रो हैं कितने कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है तो ये भी 2/2, तो ऑर्डर तो सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत अवयव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है और यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके करस्पॉन्डिंग है ना, ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो y भी 1 के इक्वल होना चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना, और x माइनस 2 जो है 5 के इक्वल होना चाहिए, तो x माइनस 2 5 के इक्वल कब होगा, जब x इक्वल टू x माइनस 2 5 के, तो माइनस 2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। हाँ, 4 के इक्वल है, तो कहने का मतलब यह है कि x की जगह पे 7 होना चाहिए और y की जगह पे 1 होना चाहिए, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। देखो अगर x की जगह 7 रख दें तो 7 माइनस 2 5 और 5 हो जाएगा, 4 4 और 1 यहाँ 1 हो तो सारा दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे।
तो यहां पे सॉल्व करके ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 1। आंसर x और y की वैल्यू निकालनी थी बस, है ना। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, हाँ, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बताना है कि ये जो फॉर्मूला है सेट से लिया गया है, सेट के चैप्टर से, समुच्चय जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सूत्र सत्य है या असत्य है भैया? हाँ बताइए बच्चों, सत्य है, सत्य है, तो भैया ये सत्य है, सत्य है, सत्य सत्य है, ये ट्रू है, ट्रू, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है ना सेट थ्योरी में, आपने भी पढ़ रखा है तो आपको पता होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस, ये दोनों प्लस के होते हैं और जब डबल हो जाते हैं इंटरसेक्शन में माइनस का होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ जाए, ये प्लस कर दिया जाए तो ये असत्य हो जाएगा, या ये माइनस कर दिया जाए तब भी असत्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये प्रॉपर याद यही होना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, इसको आप ने पढ़ लिया अच्छे से। अगर रिवीजन करना है फिर से तो एक बार फिर से वीडियो लेक्चर को देखिए, नहीं है तो सेक्शन बी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सेक्शन बी जाके देख लीजिए, ठीक है। और सेक्शन बी में भी आपको 6 मार्क्स के 7 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 5 करने हैं, ठीक है, 5 करने हैं और 5 से 30 30 मार्क्स का सेक्शन बी है। डिटेल में जाके आप उसको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद सेक्शन सी देखिए और पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 100% आप पास हो जाओगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।